अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ मिसबाह अख्तर एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो हमारी जिम में जो है ना, आज है MMA अवेयरनेस सेमिनार। उसकी तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। ये आउटडोर एरिया जिधर हमारी फ़िटनेस की क्लास होती है, और ये हमारा ट्रेनिंग ऑडिटोरियम। सारे गेस्ट्स यहाँ पर बैठेंगे और हमारा सेमिनार होगा यहाँ पर। सारी तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। पहले तो मेरी आवाज़ आ रही है सबको? अच्छा, आज जो हमारा ये कोर्स है, क्योंकि ज़्यादातर हमारे पास नए बच्चे हैं, तो हम बिल्कुल बेसिक्स करेंगे और उसके बाद हम कोशिश करेंगे लेवल 2 लेवल 3 कोर्सेज वगैरह जिसमें हम और डिटेल में चीज़ों को समझते हैं। ठीक है, तो आज का जो कोर्स होगा वो ज़्यादातर बेसिक्स पे होगा कि MMA, प्रोफेशनल MMA क्या होती है, एमेचर MMA क्या होती है, प्रोफेशनल MMA के रूल क्या होते हैं, एमेचर MMA के रूल क्या होते हैं, और फिर एक रेफरी की क्या ड्यूटी होती है, और फिर ड्यूरिंग द फाइट हम जो रेफरी की ड्यूटीज़ है वो किस तरीके से परफॉर्म करता है। ठीक है, तो हम इस हवाले से बात करेंगे। अगर हम मैं कोशिश करूँगा इसको जितना सिंपल रख सकता हूँ उतना सिंपल रखने की कोशिश करूँ, ताकि कोई भी ऐसी टेक्निकल बात ना हो जो कि समझ ना आ रही हो नए बच्चों को। ठीक है, क्योंकि हमारे पास छोटे बच्चे भी हैं, और अब क्योंकि हम मिक्स मार्शल आर्ट्स की जो फेडरेशन है उसके साथ लिंक्ड है, तो हम यूथ के इवेंट्स भी करवाना शुरू कर रहे हैं, जिसमें जो है वो छोटे बच्चे भी पार्टिसिपेट करना शुरू करेंगे। तो उसके भी जो रूल्स हैं वो थोड़े से डिफरेंट होते हैं हमारे जो एमेचर बड़े बच्चों के रूल्स होते हैं। ठीक है, आज फिर हम उन पर बात नहीं करेंगे क्योंकि वो एक लंबा सब्जेक्ट है, वो फिर ज़्यादा लंबा हो जाएगा। बेसिकली मिक्स मार्शल आर्ट दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं हम, एक प्रोफेशनल MMA है और एक एमेचर MMA है। ठीक है, प्रोफेशनल MMA में और एमेचर MMA में फ़र्क क्या होता है? बेसिक फ़र्क होता है प्रोटेक्शन का और एक्सपीरियंस का। ठीक है, जो एमेचर MMA है वो स्टार्ट करने वालों के लिए, जो कि अभी इस गेम के अंदर आ रहे हैं, उसके अंदर प्रोटेक्शन ज़्यादा होती है। उसमें हम शिन पैड इस्तेमाल करते हैं, उसमें हम ग्लव जो हैं वो बड़े ग्लव्स इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और उसके जो फाइट का ड्यूरेशन होता है वो भी कम होता है। जो एमेचर MMA की फ़ाइट होती है वो 3 मिनट की फ़ाइट होती है और उसके 3 राउंड होते हैं। ठीक है, इसी तरह अगर हम प्रोफेशनल MMA की बात करें तो प्रोफेशनल MMA में सिर्फ MMA ग्लव्स इस्तेमाल होते हैं, उसमें कोई शिन पैड इस्तेमाल नहीं होता। ठीक है, और प्रोफेशनल MMA की जो फाइट होती है वो 5 मिनट के 3 राउंड होते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक फ़र्क है दोनों फॉर्म्स के अंदर, एमेचर MMA में और प्रोफेशनल MMA के अंदर। ठीक है, आज हम जो बात करेंगे ज़्यादातर एमेचर MMA की बात करेंगे, क्योंकि ज़्यादातर आपके जो फाइटर्स हैं वो नए फाइटर्स हैं। अभी एमेचर जो सर्किट है हमारा उसमें फ़ाइट करेंगे, हमारे नेशनल फाइटिंग चैम्पियनशिप हो रही है उसमें फ़ाइट करेंगे, तो एमेचर को फोकस ज़्यादा करेंगे, और फिर जब हम नेक्स्ट कोर्स करेंगे उसमें प्रोफेशनल की बात करेंगे। ठीक है, कोई भी उसके लिए कुछ प्री रिक्विजिट होते हैं। ठीक है, उसके लिए कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको पहले से पता होनी चाहिए, जिसके बाद आप एक रेफरी बन सकते हैं। ठीक है, हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। जब हम बात करते हैं ना कि कोई भी बंदा जो चाह रहा होता है कि मैं रेफरी बनूं, ठीक है, तो उसके लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि पूरी होना ज़रूरी है। ठीक है, और वो रिक्वायरमेंट इसलिए हैं क्योंकि अगर जो हमारी फ़ाइट हो रही होती है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो बंदा होता है वो रेफरी होता है। ठीक है, क्योंकि पूरे गेम का कंट्रोल उसके हाथ में होता है। ठीक है, उसकी एक गलती की वजह से जो दो फाइटर्स लड़ रहे हैं वो इंजर्ड ज़्यादा हो सकते हैं या किसी का कैरियर भी ख़त्म हो सकता है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जो रेफरी है, एक तो उसको उस गेम के ऊपर कमांड हो, ठीक है, उसको एक्सपीरियंस हो, ठीक है, उसने खुद से प्रैक्टिस की भी वो चीज़ें। ठीक है, क्योंकि हमारे पास ज़्यादातर जो ग्राउंड गेम होता है उसमें हम लॉक्स जो लगते हैं, अगर मुझे नहीं पता कि कौन सा लॉक किस पोजीशन में जाके लगता है, मैंने कभी प्रैक्टिस नहीं किया, मुझे पता नहीं है कि आम बार किस पोजीशन में जाके लगता है, तो मैं कभी भी जज नहीं कर पाऊँगा कि मेरा हाथ या मेरे जो सामने जो फाइटर रख रहे हैं उसका हाथ किस पॉइंट पर जाके टूट सकता है। ठीक है, उसकी पोजीशन सही है या नहीं है। अब अक्सर ये जो भी सर भी बात कर रहे थे कि अक्सर जो हमारे कंपटीशन में लड़ाई होती है ना फाइटर्स की और कोचेस की, वो ये होती है कि किसी ने आम बार पकड़ा। अब आम बार की पोजीशन होती है वो उस पर भी हम डिस्कस करेंगे कि वो क्या पोजीशन होती है खास, जिसके अंदर जो है हार्ट टूटने के चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। ठीक है, वो भी हम जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो उस पर बात करेंगे।
तो कुछ पोजीशन ऐसी होती है कि जिसमें वो इतना खतरनाक नहीं होता फाइटर के लिए, तो उसमें फाइट जो रेफरी होता है ना वो फाइट को चलने देता है। और कुछ पोजीशन ऐसी होती है कि जिसमें जो खतरा होता है वो बढ़ जाता है, उसकी वजह से हाथ फौरन टूट सकते हैं, तो उसमें वो जल्दी रोक देता है। तो ये लड़ाई शुरू हो जाती है कि वो बोलते हैं कि उसके जो है लड़के की फाइट में तो आपने 4 सेकंड का टाइम दिया था, हमारे लड़के का जैसे पकड़ा आपने तोड़ दिया, ठीक है, फौरन रोक दी फाइट को, तो ये हमारे साथ ज्यादती हुई है। तो असल में जो ज्यादती होती है ना वो हम अगर इसको सही तरीके से जज नहीं करेंगे तो वो उस एथलीट के साथ होगी कि जो इंजर्ड हो जाएगा इसके दौरान, ठीक है। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि आप खुद से उस चीज़ को एक्सपीरियंस करें, खुद से उस चीज़ को प्रैक्टिस करें। तो इसीलिए अगर आपके पास MMA की और ख़ासतौर पर लॉक्स की नॉलेज नहीं है तो अगर आप अच्छे रेफरी नहीं बन सकते, ठीक है। तो ये ज़रूरी है कि जो भी रेफरी बनना चाहते हैं, वो प्रोफेशनल रेफरी करना चाहता है, तो वो हर लॉक की पोजीशन, हर लॉक की फिनिशिंग मूव और किस लॉक को और किस चोक को किस तरीके से फिनिश करते हैं वो उसको पता होना चाहिए, ठीक है। तो बेहतर असेस कर सके उस चीज़ को कि यार ये चीज़ अब जो फाइटर रहेंगे, एमेचर फाइटर ना अभी नए स्पोर्ट्स की तरफ आ रहे होते हैं, वो बिल्कुल नए लोग हैं, सीखने के लिए और एक्सपीरियंस हासिल करने के लिए इस चीज़ को कर रहे होते हैं। तो अगर आप उसी बिल्कुल इनिशियल स्टेज को उनको इंजरीज की तरफ ले जाएंगे तो वो कभी भी अच्छे प्रोफेशनल लेवल पे परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो हमारे जॉइंट है ना, जो नेचुरली एक हमारा जॉइंट की लॉकिंग मैकेनिज्म है, जो हमारे मसल्स हैं। अब मैं ज़्यादा ना टेक्निकल नहीं जाना चाहता क्योंकि वो बहुत सारे लोगों की सरफेस होते रहेंगे, इसलिए मैं ज़रा सोच के अल्फाजों का इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो अगर एक दफ़ा मेरा बाजू टूट जाता है ना तो कभी भी नेचुरली दोबारा उस तरह का नहीं रहेगा, ठीक है, जैसे मेरा बाजू अल्लाह ताला ने बनाया है, ठीक है। तो अगर मैं बिल्कुल अभी मैंने स्टार्ट किया, मुझे 1 महीना 2 महीने 6 महीने हुए सीखते हुए और मैं फ़ाइट कर रहा हूँ और मेरा फ़ाइट के दौरान अगर एल्बो टूट जाती है तो वो कभी भी उस तरीके से वापस हील नहीं हो पाएगी और मुझे हमेशा तंग करती रहेगी। और अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर रिहेबिलिटेशन का उस तरह का निज़ाम नहीं है कि जिसमें हम एक फ़ाइटर की इंजरी को बहुत अच्छे तरीके से रिकवर करा सकें, ठीक है। तो इस वजह से भी इंजरी जो बिल्कुल इनिशियल स्टेज पे जो इंजरीज होती है ना वो आगे जाके उस फाइटर के कैरियर पे बहुत गहरा असर डालती है और उसकी वजह से उसका कैरियर जो है वो शुरू होने से पहले ख़त्म हो जाता है। इसीलिए हमारे जो प्रोफेशनल एथलीट्स हैं पाकिस्तान में उनकी एजेस बहुत कम होती है, ठीक है। 30 साल के बाद हम बोलते हैं कि एथलीट ख़त्म हो गया, वो इसी वजह से कि प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं है, प्रॉपर जो है वो इंजरी मैनेजमेंट नहीं है, ठीक है। जो इंजरीज होती है क्योंकि ये कॉन्टैक्ट स्पोर्ट है, इसमें इंजरीज होनी है, ठीक है। हम बिल्कुल इंजरीज से फ्री नहीं कर सकते इसको क्योंकि छोटे मोटे हादसे होते रहते हैं, ठीक है। तो इस वजह से ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपको रेफरी बनते हुए इन सारी चीज़ों की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ये छोटा सा प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि जब भी आप अगर कोई भी सोच रहा है कि मैं एमेचर लेवल पे या फिर उसके बाद प्रोफेशनल लेवल पे जाके रेफरिंग करना शुरू करूँ तो उसको चाहिए कि वो अभी से जो है ना इन चीज़ों को सीखना शुरू करे। और सीखने का मतलब ये नहीं है कि वो कोई बहुत अच्छा एथलीट बन जाए या खुद प्रोफेशनल फाइटर हो या वो जीते तो ही उसको हम सीखना बोलेंगे। सीखने का अमल कोई भी सीख सकता है, ठीक है। आपको लॉक कैसे होता है वो आना चाहिए। अब आपको ज़रूरी नहीं है कि आप कहीं पे कम्पीट करेंगे तो ही आप सीखने वाले सर्कल के अंदर आए, ठीक है। समझ आती है ये बात।